नीति विज्ञान विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिलामऊ प्रतापगढ़। अभी हम इसके पहले आपको फर्स्ट वीडियो में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने बताया था। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में आपको अभी बताएंगे। लोक प्रशासन का क्षेत्र, जिस तरह से लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में मतभेद है कि उसकी प्रकृति क्या है। जैसे एकीकृत प्रबंधकीय हमने अभी आपको बताया, लेकिन उसमें और भी है कि लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान है। क्वेश्चन ये भी है। तो जिस तरह से लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में मतभेद है, उसी तरह से लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में भी मतभेद है। लेकिन लोक प्रशासन के क्षेत्र को 4 तरह से व्याख्यायित किया गया है। संकुचित दृष्टिकोण, लोक प्रशासन के क्षेत्र के प्रकार को व्याख्यायित किया गया है, भले ही इसमें मतभेद है। संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण या पोस्ट पूर्व लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, इस तरह से 4 प्रकार के क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। सबसे पहला है संकुचित दृष्टिकोण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि संकुचित मतलब छोटा। संकुचित, जैसे शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। संकुचित लोक प्रशासन के क्षेत्र का समर्थन कौन करता है? लूथर गुलिक, साइमन आदि ने भी संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन किया है। लूथर गुलिक के शब्दों में लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से है, जहां सरकार का काम मुख्य रूप से होता है, यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासकीय समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन साइमन ने क्या कहा है, हम आपको बताते हैं। साइमन ने क्या कहा है? लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हैं। संक्षेप में, लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली, यों कार्य पद्धति का अध्ययन संकुचित दृष्टिकोण में किया जाता है। जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि लूथर गुलिक ने संकुचित दृष्टिकोण को कहा कि जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका आदि का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर साइमन ने कहा कि संकुचित दृष्टिकोण में सिर्फ कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में सिर्फ कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है। तो हम आपको बताएं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में मतभेद व्याप्त हैं। कोई यह मानता है कि ये तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों अंगों तक है इसका कार्य, और कुछ मानते हैं, जैसे कि संकुचित दृष्टिकोण में मानना है कि इसका कार्य कार्यपालिका तक ही सीमित है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के सबसे पहले प्रकार संकुचित दृष्टिकोण में साइमन का मानना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है कार्यपालिका तक ही सीमित है। दूसरा क्या है? व्यापक दृष्टिकोण। तो व्यापक दृष्टिकोण में क्या है? बिलोबी के अनुसार, बिलोबी ने क्या कहा है? बिलोबी ने कहा है कि व्यापक दृष्टिकोण में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों का वर्णन किया गया है। लोक प्रशासन में बिलोबी ने कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों का ही विवेचन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन में किया गया है। तो व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन का
सरकार के सभी अंगों, तीनों अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों शाखाओं का वर्णन किया गया है कि इन तीनों का ही क्षेत्र लोक प्रशासन के अंतर्गत या लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत तीनों प्रकार के शासन आते हैं, जैसा कि बिलोबी ने कहा है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अगला है प्रबंधकीय दृष्टिकोण या पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण। पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण या पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण है, जिसका प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया है। लोक प्रशासन के क्षेत्र को संकुचित एवं व्यापक कहा गया है। लोक प्रशासन के क्षेत्र को संकुचित एवं व्यापक कहा गया है। लोक प्रशासन के इन तीनों क्षेत्रों का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। लोक प्रशासन के तीनों ही क्षेत्रों का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण या पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं, जिसका कि वर्णन लूथर गुलिक ने किया है। लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर्ब POSDCORB पोस्ट कोर्ब इन अक्षरों में लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्याख्यायित करने की कोशिश की। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं पी से क्या मतलब है। पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण पी से क्या तात्पर्य है, जैसे कि प्लानिंग या योजना बनाना। प्लानिंग या योजना बनाना, कोई भी चाहे संस्था हो या छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, अगर हम सुनिश्चित योजना के बिना उस कार्य को करते हैं तो हम उस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन के क्षेत्र में लूथर गुलिक का यह सर्वमान्य कहना है या सर्वमान्य सिद्धांत पोस्ट कोर्ब सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने POSDCORB पोस्ट कोर्ब का वर्णन किया है। पी से प्लानिंग बनाना उनका कहना था लूथर गुलिक का कहना था कि सबसे पहले अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर हमको निर्धारित लक्ष्य पाना है, किसी कार्य को करने के लिए अगर हमको निर्धारित लक्ष्य पाना है तो सबसे पहले हमें उसकी योजना बनानी चाहिए। बिना योजना बनाए अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो हम सुनिश्चित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ये कहना था लूथर गुलिक का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद हर बार एग्ज़ाम में आता है और कंपटीशन में भी आते होंगे। लूथर पोस्ट कोर्ब विचार किसके हैं, शॉर्ट में ऐसा आता है, तो ये लूथर गुलिक का है। और लघुत्तरीय में भी और शायद ज़्यादा से ज़्यादा बार लूथर गुलिक के पोस्ट कोर्ब को पूछा जाता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना। तो क्या हम किसी कार्य को अकेले कर सकते हैं? किसी भी कार्य को अभी जैसे ही पढ़ाना ही है, किसी महाविद्यालय में बहुत सारे सब्जेक्ट के हैं, तो क्या कोई एक टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। तो किसी कार्य को करने से पहले किस कार्य में कौन दक्ष है, कैसा है, सबसे पहले उस प्रशासनिक ढांचे को तैयार करना चाहिए। उस प्रशासनिक ढांचे का एक संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक ढांचे में भी कोई उच्च पद पर है, कोई निम्न पद पर है, कोई बहुत जानकार है, बहुत बुद्धिमान है और कोई कम है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना, हमें प्रशासनिक संगठन बनाना चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग प्रशासन के क्षेत्र का निर्धारण कर सकें, ऐसा लूथर गुलिक ने कहा। अगला स्टाफिंग, अगला है स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या तात्पर्य है, जैसा कि किसी भी कार्य को करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है। किसी भी, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो,
उसको करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो प्रशासक क्या करता है, जो शासक होता है वो क्या करता है, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। स्टाफिंग का तात्पर्य है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। अगर मान लीजिए कोई चिकित्सालय है, अभी आप देख रहे हैं कि इतनी भयावह स्थिति है, लेकिन अगर वहाँ डॉक्टर या कर्मचारी न होते तो शायद लोगों की जान न बच पाती। तो सबसे ज़रूरी कार्य क्या है, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। तो जिस तरह से जिस कार्य को करने की ज़रूरत होती है उस कार्य को करने के लिए उतने कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ये लूथर बुर्ली का कहना था। अगला है डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। हर व्यक्ति में एक जैसी बुद्धि नहीं होती, चाहे वो प्रशासनिक कर्मचारी हो चाहे वो कोई भी हो, हर व्यक्ति में उतनी बुद्धि नहीं होती कि वो निर्देशन कर सके, वो हर चीज़ का निर्देशन कर सके। निर्देशन के अंतर्गत वो कार्य आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में किए जाते हैं। इस संबंध में लिए गए निर्णय सामान्य आदेशों के रूप में सन्निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक प्रेषित किए जाते हैं। निर्देशन करना, जैसे छोटे कर्मचारी हैं, उनके ऊपर का जो कर्मचारी है वो उस कार्य का निर्देशन करता है कि वो उस कार्य को सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको सही ढंग से निर्देशित कर रहा है या सही ढंग से उस कार्य को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो उसके ऊपर का कर्मचारी है वो उसका निर्देशन करता है। अगला है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। यहाँ हम आपको बताएं कि कोई घर हो, शायद आज संयुक्त परिवार भी टूट गए हैं। क्योंकि समन्वय की कमी हो गई, कोऑर्डिनेटिंग की कमी हो गई। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक राष्ट्र को चलाना है और एक राज्य को चलाना है, तो उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, समन्वय की। बिना समन्वय के इतने जाति, इतने भाषाई, इतने कोई कम बुद्धि का, कोई ज़्यादा बुद्धि का, या जाति पाति जो भी है आदि है, तो उसका समन्वय या शासन चलाने के लिए कैसी व्यवस्था चाहिए। अभी कोरोना के लिए किस तरह का लॉकडाउन चाहिए, कहाँ बंद करना है, कहाँ नहीं करना है, इसके लिए एक बैठक करके जब हम समन्वय कर लेते हैं तभी कोई निर्णय लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समन्वय करना। आप जानते हैं कि राज्य जो है, राज्य की व्यवस्था राज्य की अलग है, केंद्र की अलग है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग है। तो किसी कार्य को संपादित करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है, लूथर बुर्ली ने कहा कि समन्वय बनाना। बिना समन्वय के हम कोई भी कार्य संपादित नहीं कर सकते, चाहे वह लोक प्रशासन का हो या कोई और। उसके बाद है रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन करना। इसका कार्य है अधिकारियों तथा निम्न कर्मचारियों को कार्यों के संबंध में, जैसे निरीक्षण करना, अधिकारियों को सूचित करना और निरीक्षण आदि के अभिलेख तैयार करना। जैसे कि कर्मचारियों के प्रतिवेदन करना, मतलब किसी भी कार्य का अवलोकन करके उसका प्रतिवेदन तैयार करके उच्च अधिकारियों को सौंपना। उस प्रतिवेदन या उस लेख को उच्च अधिकारियों को सौंपना। उसके बाद है बजट तैयार करना। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये तो हम लूथर बुर्ली का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन बजट सबसे हम एक बात इसमें आपको जोड़ के बता रहे हैं कि सबसे पहले बजट की शुरुआत कहाँ हुई, इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में बजट शब्द से निकला हुआ है बजट, लेकिन बजट इतना ज़्यादा ये प्रयुक्त होता है कि किसी का घर भी बिना बजट के नहीं चल सकता। हम जो अभी आगे पढ़ा रहे हैं कोष या वित्त या इसी तरह से ये बजट भी है। किसी शासन या कार्यपालिका व्यवस्थापिका किसी राज्य का बजट हो, किसी राष्ट्र का बजट हो या किसी घर का बजट हो, लूथर गुलिक ने कहा कि इसका संबंध संगठन के वित्त प्रशासन से है। जो संगठन हेतु वित्त की व्यवस्था तथा उसके लिए बजट तैयार किया जाता है। बजटिंग का तात्पर्य है कि प्रशासन में सबसे पहले क्या खर्च होगा, क्या करना है, उसके लिए भी बैठक करके बजट तैयार किया जाता है। अभी केंद्र की कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका आप जानते हैं, तो व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। अपने यहाँ ही नहीं, ज़्यादातर राष्ट्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही है। तो वहाँ आप देखते होंगे कि सदन में अपने यहाँ 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। आप जानते हैं कि वहाँ पर बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो लूथर गुलिक का कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब लोक प्रशासन, लोक कल्याणकारी शासन या लोगों के लिए कार्य करेंगे तो हमको बजट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगला है लोक कल्याणकारी दृष्टि, चौथा नंबर लोक प्रशासन के क्षेत्र का चौथा नंबर है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण या वेलफेयर दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, लोक कल्याण का मतलब है लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है उसे लोक कल्याणकारी कार्य कहते हैं। राज्य का निर्माण क्यों किया गया? प्राचीन काल में राजा क्यों होते थे? अभी आप कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका या राज्यों में भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका है, ये क्यों बनाई गई? क्योंकि जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। लेकिन संविधान में वेलफेयर के लिए कोई धाराएं नहीं बनी है कि हम संविधान की शरण लें, लेकिन व्यवस्था इसीलिए की गई है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्य करेगा, ऐसा माना गया है। आप जानते हैं कि इसीलिए राजतंत्र से सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली कौन सी मानी गई? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को सर्वोत्तम शासन प्रणाली क्यों मानी गई? कि अगर शासक जो है वेलफेयर या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से जनता के लिए कार्य नहीं करता है, उस शासक को कुछ दिन के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे 5 साल भारत में है, अमेरिका में राष्ट्रपति 4 साल, तो वो उस पद पर आसीन नहीं रहेगा, जनता उसे बदल देगी, क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए ये कार्य करते हैं। जनता शासक जो होता है वो लोक सेवकों की नियुक्ति करता है, लोक सेवकों की या मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वो क्यों किया जाता है? वो कि लोक कल्याणकारी का सारी जनता के लिए लोक कल्याणकारी हित से कार्य करें, इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। तो हम अभी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र क्या है, हमने आपको बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकृति में मतभेद है। लोग कहते हैं जैसे कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं लोक प्रशासन एक कला है। लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों, क्योंकि उसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है और वो कला भी। भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? क्योंकि हम डेमोक्रेसी के स्थान पर राजतंत्र के स्थान पर डेमोक्रेसी या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को ला सकते हैं, तो प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है वो प्रयोग सफल न हो, जहाँ प्रयोग हो सकता है वहाँ विज्ञान हो सकता है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में 4 दृष्टिकोण हैं।
हमने आपको बताया संकुचित, व्यापक, पोस्ट कोर्व दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट कोर्व दृष्टिकोण है। पोस्ट कोर्व दृष्टिकोण किसका है? अभी हमने आपको बताया कि पोस्ट कोर्व दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया था। पोस्ट कोर्व दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया था, जो कुछ शब्दों में अभी हम आपको समझाए, POSDCORB, इन शब्दों में उन्होंने पोस्ट कोर्व को व्याख्यायित किया है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शासन से संबंधित सारी जो जनता के सेवक हैं या जो लोक सेवक हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, यह सारा क्षेत्र ही हमको लगता है लोक प्रशासन के तहत आता होगा। समस्त राज्य का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा, लेकिन 4 प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, इसलिए हमने आपको 4 प्रकार के क्षेत्रों के बारे में बताया, व्यापक, संकुचित, व्यापक, पोस्ट कोर्व और लोक कल्याणकारी। तो आज बस इतना ही, चूँकि लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।